हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो नाउ यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि फर्स्ट यूनिट से ही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में उन सभी के पास में 6th सेमेस्टर के अंदर उनके पास में 20th सेंचुरी वाली यानी डिसिप्लिन वाली हिस्ट्री है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है, या तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा तनाव शैथिल्य अथवा दैनता का सिद्धांत क्या था, वर्णन करें। या तो आपसे बोलेगा तनाव शैथिल्य, कई बार वेदांत ना लिखकर डिटेन लिखा हुआ, तो आप इंग्लिश में एक बार अच्छी तरीके से जरूर पढ़ेंगे। या फिर ध्यान रखना, उष्णता को कम करने में शीत युद्ध का कौन सा काल जिम्मेदार माना जाता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, बस तनाव को कम करता है। और ध्यान रखना है आपको, डिटेन आपको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन घुमाए हुए हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 ही मिनट का आप लोगों के लिए समय लगेगा। और ये अगर हम बात करें अब की बार जो आपकी एसओएल की बुक आई है उसके अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे चरण को हम 5वां चरण देखते हैं। अब मैंने चरणों वाली पूरी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये शीत युद्ध का पहला चरण आप सभी को मैंने बताया 1947 से 50 तक है। दूसरा चरण जो है वो 50 से 53 तक है। तीसरा चरण 53 से लेकर 59 तक है। और चौथा चरण 62 से लेकर 62 तक है। फिर 62 से फिर स्टार्ट हो जाता है, 59 से 62 तक, 62 से फिर ये वाला चरण स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तनाव शैथिल्य है क्या, या दैनता का सिद्धांत क्या है, और फिर हम उसको और एक्सप्लेन वे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दैनता अगर हम देखें, ये जो दैनता शब्द है, डिटेन जिसे बोलते हैं हम, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच मतलब फ्रांस की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तनाव में कमी आना। जिसका अर्थ क्या होता है? तनाव में कमी आना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो स्थायी ढिलाई आई थी, स्थायी ढिलाई का मतलब है शीत युद्ध का काल पूरा का पूरा ऐसा काल रहा जब यहाँ पर स्थिति हमें ऐसी दिखती है कि कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो सकता है। अमेरिका कभी भी सोवियत संघ से आगे निकल सकता है, सोवियत संघ कभी भी अमेरिका से आगे निकल सकता है। विश्व में दोनों देशों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ थी। तो उस समय दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत खराब हो गए थे। परंतु शीत युद्ध के काल में ये एक ऐसा समय आया जब दोनों देश एक दूसरे के प्रति संघर्षपूर्ण नीति नहीं बल्कि एक दूसरे से समझौतेपूर्ण नीति करने लगे थे। उनके लिए उनके संबंधों को दर्शाने के लिए कि भाई उनके शीत युद्ध के काल के अंदर जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, संधियां कर रहे थे, इस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, दैनता या डिटेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तनाव शैथिल्य जैसी परिस्थिति महाशक्ति के बीच में आपसी हित के मिलने से, आपसी हितों के, तनाव शैथिल्य कब होता है? जब महाशक्तियाँ आपस में अपने तनाव को कम करती है। कारण इसके पीछे आपसी हित ही होता है, और आपसी हितों के कारण ही ये क्या करती है, ये तनाव को कम करने की कोशिश करती है। और इससे ये भी उम्मीद की गई है कि जो नया संबंध बना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है रिश्तों को सामान्य रखेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने बात बताई, कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा टेन्योवर, एक ऐसा पूरा काल था, एक ऐसा समय था जिसमें महाशक्ति जो है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे के प्रति सहयोगपूर्ण नीति रखती है, ना कि संघर्षवत नीति रखती है। तो ये इतिहास और पूरे शीत युद्ध के लिए एक नया अध्याय भी था, जिसमें दोनों महाशक्ति एक दूसरे से अलग तो थे पर यहाँ पर झगड़ नहीं रहे थे। यहाँ पर दैनता का मतलब दोनों महाशक्तियाँ जो है वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए, एक दूसरे की आर्थिक स्थिति अच्छी हो इस चीज़ के लिए वो संधियाँ कर रहे थे, बहुत सारे समझौते कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि परमाणु युद्धों में या परमाणु हथियार के बनने में इसमें कमी आई। आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब सोवियत संघ और अमेरिका, जब दोनों सुपर पावर है, दोनों दुनिया में से एक सुपर पावर बन सकती थी, तो दोनों के बीच में दैनता का कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान रखना है आप सभी को, बार ही बार मन में ये सवाल उठता है कि जब दोनों महाशक्ति एक दूसरे से कम नहीं थी, जब दोनों महाशक्ति एक दूसरे से ताकतवर थी, तो दैनता
जैसे कदम क्यों उठाए गए, इसके क्या कारण थे। अमेरिका को यह महसूस होने लगा था कि यदि साम्यवाद को रोकना है तो परमाणु हथियार बनाने की बजाय हमें कोई और उपाय सोचना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर, अमेरिका को क्या लगने लगा था, जितने हथियार हम बनाते हैं वैसे वो बना लेते हैं, तो भैया शीत युद्ध की समाप्ति ऐसे तो हो नहीं सकती, हम सूबे संघ से ऐसे तो हथियार बना के तो आगे निकल नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कोई अल्टरनेटिव हमें सोचना होगा। इसके अलावा उन पर बहुत सारी सेनाओं पर भी वो अपनी खर्च करती थी, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था, है ना, और ये भी बिल्कुल बेफिजूल था। इसके अलावा वियतनाम युद्ध के लिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा गंदा साबित हुआ और उन्होंने अंदाज़ा ये लगाया था कि शायद इससे हमें लाभ मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और रूस से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में उसे बहुत फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि रूस में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। उन संसाधनों का उपयोग करके अगर उनसे हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो हम उनसे संबंध नॉर्मलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट को अर्न कर सकते हैं। अगर हम देखें वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ की स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। सोवियत संघ की स्थिति भी क्या थी उस समय, कुछ इसी प्रकार की थी। सोवियत संघ के भी ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा था। सोवियत संघ भी समझ रहा था इस बात को कि परमाणु हथियारों से या फिर सिर्फ युद्धों से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो सिर्फ हथियारों में, देशों को शामिल करने में, इन सब में खर्च हो जाता है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, दिन पे दिन कमज़ोर हो रही थी। इसीलिए अमेरिका ने शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से कोई भी पहले जो अपने हथियारों को कम करना, शांति प्रस्ताव, ये दोनों में से कोई भी लाने को तैयार नहीं था। परंतु महाशक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मुद्दा उठाया जिससे सोवियत संघ और चीन वेदांत के लिए तुरंत ही अब क्या करते हैं, तनाव सैतल्य को मान लेते हैं, और इसी पूरी की पूरी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तनाव सैतल्य बोलते हैं। वो आप देखिए कि महाशक्तियों ने तनाव कैसे कम किया। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन के बीच में जो तनाव सैतल्य की एक प्रक्रिया चल रही थी उसे कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाए गए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों के द्वारा तनाव को कम करने के लिए संधि, समझौते, ये सारे कदम उठाए गए थे। संधि और समझौते इन्होंने आपस में किए थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 1962 के बाद, कब, 1962 के बाद शीत युद्ध में तनाव सैतल्य में आने लगी थी। अब एक विद्वान है जिनका नाम है एडवर्ड क्रैक्स, इनके शब्दों में अगर आप देखेंगे, उष्ण स्थलों का स्थलीकरण हुआ। उष्ण स्थल का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या तनाव ज़्यादा थे, तो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति सहयोग या फिर हथियारों को एक दूसरे के ऊपर तानने के बजाय उन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। तनाव भरा युद्ध धीरे धीरे क्या हो गए, वो पर सहअस्तित्व में बदल गए, और सच्चाई यह है कि ये सहअस्तित्व एक शांति और शीत युद्ध के संघर्ष को कम करने की दिशा में एक कदम था। इसकी प्रमुख घटनाएं अगर आप देखोगे तनाव सैतल्य कैसे कम हुआ, तो इसमें सबसे पहले होता है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम बोलते हैं CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इंग्लिश में बोलते हैं। तो कब, 25 जुलाई 1963 में ब्रिटेन सहित दोनों महाशक्तियाँ एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ ने मास्को में एक समझौता किया, और मास्को क्या है, रूस की राजधानी। वहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया कि कोई भी परमाणु बम जो है ना तो वायुमंडल में, ना ही बाह्य अंतरिक्ष में, ना ही समुद्री तट पर, समुद्रों के अंदर, यहाँ पर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इस संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। कब, 21 जुलाई 1963 पे अमेरिका ने अपनी जनता को एक भाषण में, अमेरिका के जो समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सीधा क्या किया, एक बात कही थी अपने इस भाषण में। उन्होंने कहा कि इस संधि ने शीत युद्ध की जड़ को ही समाप्त कर दिया, या शीत युद्ध जो है वो विश्व में अशांति के लिए, अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा अशांति है ये, और हमें इस मतलब शीत युद्ध जो है पूरे विश्व में कहीं भी शांति स्थापित नहीं होने देती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोवियत संघ का प्रभाव जो है किसी एक क्षेत्र में बढ़ता है तो दूसरे क्षेत्र में वहाँ पर अमेरिका भी अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। तो ये शीत युद्ध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति को बढ़ावा देता है, और हमें क्या करना है, शांति को बढ़ावा देना है। इससे हम देखेंगे एक संधि से सतयुग होने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं बढ़िया काल आने वाला है। सेकेंड नंबर पे हमारा समझौता होता है जिसे हम बोलते हैं हॉटलाइन समझौता। ये कब हुआ था, 1963 में हुआ था। इस समझौते में एक तो हॉटलाइन के थ्रू दोनों देशों के जो महानायक थे उन्होंने बात करी थी। वॉशिंगटन से क्रेमलिन, वॉशिंगटन अमेरिका में और क्रेमलिन कहाँ है, सोवियत संघ के अंदर उस समय। तो वहाँ से टेलीफोन और रेडियो के जरिए सीधे संपर्क स्थापित हुआ, और संपर्क स्थापित का उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय संकट में दोनों महाशक्ति एक दूसरे से क्या कर सके, संपर्क साध सके, और एक दूसरे से क्या कर सके, जुड़ सके।
ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हॉटलाइन समझौता जो है ये क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों की आपस में जो वार्ताएं हुई थी, और जो अमेरिका ने सोवियत संघ को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पे, उसके आने वाले शिप को रोक दिया था, तो उस स्थिति में भी लग रहा था युद्ध हो जाएगा, परंतु हॉटलाइन के जरिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और युद्ध नहीं हुआ। अगली संधि आती है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी जिसे हम बोलते हैं। तो ये एनपीटी कब हुआ था? ये 1968 में हुआ। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य परमाणु संपन्न देश जैसे चाइना, उन सभी ने क्या किया, 1967 में इस एनपीटी के प्रस्ताव को तैयार किया था, लेकिन 1967 में ये सिग्नेचर नहीं हो पाया, इसीलिए 1968 में इस पर सिग्नेचर किया गया। भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं करे। और परमाणु अप्रसार संधि का मतलब ये है कि अब कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता, अगर वो बनाएगा तो ये देश उन पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अगर हम देखेंगे कि ये परमाणु संपन्न देशों के द्वारा ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके ऊपर ये संधि थोपने की कोशिश की गई थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस संधि के थ्रू अपने आप को बलवान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का मास्को बॉन्ड समझौता। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में ये समझौता 1970 के टाइम पे हुआ, और 1970 में ये समझौता हुआ। इसने शीत युद्ध की जड़ को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद में जो सोवियत संघ है वो सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे की जो सीमाओं के थे वो सम्मान करने लगे थे इसके अंदर। ये मास्को बॉन्ड समझौता और बर्लिन समझौता आप एक साथ कनेक्ट करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बर्लिन में 8 महीने की वार्ताएं चली, और 8 महीने की वार्ताओं के बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, इन चारों के बीच में जो इन चारों के प्रतिनिधि थे उन्होंने बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी की राजधानी है, तो 1971 में इन्होंने क्या किया, एक समझौता किया चारों देशों के महानायकों ने। इन्होंने इस समझौते में कहा कि भाई जो पश्चिमी बर्लिन है, पश्चिमी बर्लिन यानी आपको पता है कि बर्लिन क्यूबा मिसाइल संकट, जो जर्मनी में बर्लिन संकट था वो 2 बार हुआ था। एक बारी बर्लिन की नाकेबंदी जब सोवियत संघ ने अपनी आर्मी लगा दी थी और अमेरिका की आर्मी को इधर आने नहीं दिया था। दूसरी बात जब सोवियत संघ ने अपनी दीवार बना ली थी, तो ये शीत युद्ध का प्रतीक था। लेकिन 1971 में 8 महीने की वार्ताओं के बाद में दोनों पक्षों के जो महानेता थे, यहाँ पर शामिल तो आप बोलोगे 4 तरह के देश हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि ये तीनों एक साथ ही हैं और सोवियत संघ ये अलग है। तो दोनों पक्षों के नेता, इसलिए मैंने कहा उन सभी के द्वारा क्या किया गया था, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन की आपसी आवाजाही शुरू हो सके, इसके लिए दोनों ने क्या किया था, रुकावट नहीं रहेगी, और शीत युद्ध को दिशा में एक समझौता करने के कदम के रूप में भी था। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत। तो अब जब ये समझौता हुआ 1971 में, तो आगे चल के ये डायरेक्टली अपना लिया गया कि जर्मनी कोई एक देश नहीं बल्कि 2 देश है, और इसमें एक तरफ पूर्वी जर्मनी था और एक तरफ पश्चिमी जर्मनी था। तो कब 19 नवंबर 1972 को जर्मनी को जो पश्चिमी जर्मनी है उसकी राजधानी को बॉन बना दिया गया था, और जो पूर्वी राजधानी वो बर्लिन के अंदर ही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध के दौरान ही महाशक्तियों के बीच में तनाव कम करने के लिए संधियाँ हो रही है, समझौते हो रहे हैं। इन संधियों और समझौते की वजह से ही शीत युद्ध के तनाव में क्या हुआ था, कमी आई थी। दोनों महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किए। 23 वर्षों तक इस बात पर संघर्ष था जर्मनी के अंदर लेकर कि पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और इस संधि ने जर्मनी के जो संघर्ष है उसको ही खत्म कर दिया। अब ये बात दोनों ने स्वीकार कर ली कि एक तरफ तो पश्चिमी जर्मनी है और एक तरफ तो पूर्वी जर्मनी है। और आगे चल के देखेंगे हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें दोनों को सदस्यता भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन आगे चल के जो जर्मनी है उसका एकीकरण हो जाता है आगे चल के जब शीत युद्ध का अंत होता है। आगे बात करेंगे हम, ये देखिए अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अब आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई तनाव से तल्ले 1962 से 1971 तक की घटनाओं को बताइए या फिर 69 तक की, तो आप सिर्फ यही घटनाओं को लेकर चलेंगे 71 तक की। लेकिन अगर इसके बाद की बात बोले, 71 के बाद की बात बोले, तो फिर आप सभी को क्या करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे जो अब मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपसे ये पूछे 1962 से लेकर 1979, तो ये पूरा ही लिखना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर है क्या। तो क्या हुआ कि यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जिसे हम SALT 1 बोलते हैं, 3 जुलाई से 6 जुलाई तक 1973 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सुरक्षा सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, और इस सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका और सोवियत संघ के तनाव को कम करके शीत युद्ध के अंत करने की भी बात की गई। दूसरा SALT 2 यानी द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, ये नवंबर 1974 में कहाँ पर, व्लादिवोस्टॉक शिखर सम्मेलन, यानी इसमें अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव को कम करने के लिए एक दूसरे के प्रतिनिधि को एक दूसरे से सामरिक परिसीमन वार्ता जिसे हम बोलते हैं, इसके रूप में भी वहाँ पर उन्होंने समझौते को बढ़ावा दिया था, और दोनों के बीच में
तनाव है उसको कम करने की बात करी थी। अगला है तृतीय सुरक्षा सम्मेलन, जिसे SALT-3 बोलते हैं। ये संधि, ये सम्मेलन बेलग्रेड 1977 में हुआ था और ये सम्मेलन में लगभग 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सुरक्षा और शांति को स्थापित करने के लिए, यूरोपीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए और यूरोप को मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। होपफुली ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक बिंदु तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, उन लिंक्स के थ्रू आप सबसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।